डिग्री मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 रहेगी तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। फिर बात आती है कि ये हमारे पास है टू वेरिएबल मतलब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि क्या हो अगर दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो थर्ड वाला भी चेक करो। अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब जो इसका आप ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, दो पैरेलल लाइन बनेगी। कि आपको कौन सा पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आई हूँ, वो है फास्ट टेक सीरीज। अब ये स्पेशली क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली क्लास 10th के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पर हम जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं तो उन्हें वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसकी हेल्प से पता है आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, इसकी हेल्प से आपका बहुत ईजिली रिविजन फॉर्म हो जाएगा, बहुत आसानी से रिविजन हुआ। ऑफ कोर्स एग्जाम टाइम है, क्योंकि डेट शीट भी अनाउंस हो गई है, तो लास्ट टाइम पे हमें क्या चाहिए कि वन शॉट में हम रिवीजन कर सकें एंड रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे आप पूरा चैप्टर, जैसे कि आज के हमारे टॉपिक, हमारी वीडियो का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारे क्लास 10th का एक चैप्टर है। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यूज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और यहाँ पे आज हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन टाइप का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में 100% फॉर्म होता है। लास्ट ईयर भी फॉर्म हुआ था और मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगी। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लीजिए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम ये जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी दैट बताइए व्हाट इज़ द मीन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है? तो आप कहेंगे मैम इक्वेशन जहाँ पे इक्वल टू का साइन इंक्लूड होता है। ऑफ कोर्स अब एल्जेब्रिक वे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये एल्जेब्रा चल रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ये हमें पता होता है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर इक्वल टू का साइन इंक्लूड होता है, कौन सा साइन, इक्वल टू का साइन अगर वहाँ पे इंक्लूड होता है तो उसे हम कहते हैं एक इक्वेशन। बट अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 रहेगी तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। फिर बात आती है कि ये हमारे पास है टू वेरिएबल मतलब टू डिफरेंट वेरिएबल x एंड y हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। जरूरी है x y? ऑफ कोर्स नॉट। आप इसकी जगह एस टी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, यू वी भी हो सकते हैं, डब्ल्यू जेड भी हो सकते हैं। बट कुछ भी दो अननोन वेरिएबल अगर हमारे पास होते हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि लीनियर इक्वेशन कैसी है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में है। डिग्री यहाँ पे देखिए 1 है, 1 1, ठीक है। a b ये क्या हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी गई है दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या मुझे कोई आप में से बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? आई नो आप सब कहेंगे मैम a और b का स्क्वायर करके उसको हम ऐड करते तो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स, बट ये यहाँ पे लिखने का मतलब क्या था, क्यों हमने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है? ऑलवेज रिमेंबर, मैथमेटिक्स में हर एक सिंगल टर्म की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस होती है। मैं हमेशा जब भी आपको पढ़ाती हूँ यही बात रिपीट करती हूँ, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कहते हैं ना शाश्वत सत्य है ये, कि बस ये हमेशा ये बात सही रहेगी ही रहेगी। सो इसके कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो नंबर का स्क्वायर और उनको हम ऐड करते हैं और वो 0 के इक्वल है तो वो कब किस कंडीशन में फॉर्म होता है कि उस कंडीशन में a और b दोनों वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए a और b दोनों 0 के इक्वल आ जाते हैं तो आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली c इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो क्या ये कोई इक्वेशन बनी? ऑफ कोर्स नॉट बनी। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे जो हमें चाहिए था लीनियर इक्वेशन वही फॉर्म नहीं हो रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि a और b दोनों एक साथ 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्या c वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? ऑफ कोर्स c 0 के इक्वल हो सकता है। क्या a 0 के इक्वल हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है 0x प्लस 3y इज इक्वल टू
4। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 0 है, इसी तरह से b भी 0 हो सकता है, बट दोनों एक साथ 0 नहीं फॉर्म होंगे। अब ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन यानी कि वन इक्वेशन की। अगर इसी इक्वेशन का हम पेयर बना लेते हैं, पेयर मतलब इसके साथ एक और इसका फ्रेंड हम यहाँ पर ले आते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं, वन इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन हम फिर ले आए, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान याद रखना है हमें, यहाँ पर भी सेम थिंग फॉर्म होगी, दैट a1 square plus b1 square is not equal to 0 and similarly a2 square plus b2 square is also not equal to 0। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो दोनों इक्वेशन है इनमें वेरिएबल ध्यान रखना बच्चों सेम ही रहेगा। सेम मतलब अगर ऊपर आप एक्स वाई यूज़ किया है तो नीचे भी आपको यहाँ पे एक्स वाई लिखना होगा सेकंड इक्वेशन में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में तो हम एक्स वाई लिख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हम पी क्यू लिख रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर आपका एक सिस्टम नहीं बन पाएगा। अच्छा, सिस्टम वर्ड कभी नाम सुनने में देना तो इसका मतलब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। टू इक्वेशन का पेयर होता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है, सॉल्यूशन या फिर जीरो। मैम जीरो तो पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं क्या? ऑफ कोर्स, याद करो जब मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था क्या कहा था मैंने, जीरो क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को यानी कि जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। मतलब उस वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे वो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देती है, तो वो क्या होता है उसका जीरो। सेम थिंग यहाँ पर भी हमारे पास अप्लाई होती है। एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो क्या करती है, अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं उसको तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, वो उसका जीरो कहलाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ली यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन लिखी है, बेसिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो आप यहाँ से देख के इजीली कह सकते हैं कि मैम अगर हम x की जगह 1 और y की जगह हम 1 पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऑफ कोर्स, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक से ज़्यादा वैल्यू निकले? ऑफ कोर्स, ये भी फॉर्म होता है कि किसी भी इक्वेशन की एक से ज़्यादा वैल्यू भी निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 1 फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड थी। तब भी देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, यानी कि दोनों इक्वेशन के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अगर आप इन वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा या इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो वो दोनों को सेटिस्फाई करती है। दैट्स इट। ओके, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई मेथड है? ऑफ कोर्स, मेथड है और एक नहीं 4 मेथड्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हमें बात करनी है। ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट देखिए एलिमिनेशन मेथड, फिर है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान रखिएगा कि ग्राफिकल मेथड है और इसके अलावा जो तीनों मेथड होते हैं ना, इन तीनों को हम एल्जेब्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रा अप्लाई होता है। ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब यहाँ तक तो आई गेस आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे इसका प्रोसीजर रहने वाला है और किस तरह से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि 10th बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास ग्राफिकल मेथड से फॉर्म होगा। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन फॉर्म हुआ था 2 मार्क्स का, और जो 2 मार्क का क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आपके पास, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको क्या करना होगा, एक आपको वर्ड प्रॉब्लम के बेस में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे आप इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। चाहो तो ये वाला मेथड यूज़ करो या फिर ये। ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। ओके, अब कौन सा मेथड यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो इसके लिए हमें तीनों मेथड को सीखना होगा। फिर उसके बाद आपकी अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी मेथड वहाँ पे आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अभी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ तो बनेगा, ग्राफ बनेगा तो हमें बनाना पड़ेगा। देखिए, ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं,
कुछ समझ में नहीं आया, बोलते हैं ना आप सब, मैम थ्योरी आपने पढ़ा दी, ये कुछ भी समझ नहीं आया। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम पहले न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले उनको अप्लाई कैसे करना है वो करेंगे, आफ्टर दैट हम थ्योरी से उसको रिलेट करेंगे, तो आपको बहुत ईजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ये क्या करना है आपको, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब आपको और क्या करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। आई नो अब तक सभी बच्चों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, अभी बस सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो आप लोगों के पास टाइम है, जस्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब पॉज करना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे कभी भी इसको देख सकते हैं, हो सकता है 1 मंथ बाद इसको देख रहे हैं या एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे हैं। मेक श्योर कि आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, हिंट में देती हूँ चलो कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो गए 2 इक्वेशन, 3x + y - 5 = 0। सेकेंड वन इज 2x - y - 5 = 0। ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमें पहले ये देखना है कि इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली इसको अरेंज करने से पहले इक्वेशन 1 के लिए बात करते हैं। 4 इक्वेशन 1, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये स्मॉल x है, ध्यान रखिएगा, दिस इज x एंड y। अब वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, x मैंने 0 पुट किया तो देखो ये पूरा पार्ट 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5, x 0 रखा, y 5 मिला। एक और पॉइंट मुझे निकालना है, आप सिर्फ 2 पॉइंट निकालिएगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाइए, चाहे वो पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है, और उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, बस आपका ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अब मैं क्या कर सकती हूँ, y की वैल्यू 0 भी रख सकती है, ऑफ कोर्स रख सकते हैं, बट जैसे मैंने y की वैल्यू 0 यहाँ पे चूज की तो देखो x मुझे क्या मिल जाएगा 5/3, सो विच इज समथिंग ऑड ना, थोड़ा अजीब लगेगा 5/3 को ग्राफ में प्लॉट करना। नॉर्मल वैल्यू होती है इंटीजर तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। दैट्स वाई हम क्या करें कि नहीं, y = 0 आपको हमने चूज नहीं किया, तो फिर हम क्या चूज करेंगे, x की जगह हम कुछ और वैल्यू पुट करें। 1 हम पुट करके देखते हैं, x 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा 3 × 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 × 1 यानी कि 3, y - 5 + 3 यानी कि y - 2 is 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमने देख लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली के लिए भी सेम थिंग अप्लाई करेंगे। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए x y, ये हो जाएगा 4 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जैसे हम बात करें तो क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, सेम जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं एक बार लिख के बताती हूँ, तो क्या बन जाएगा 0 - y - 5 = 0, तो यहाँ से y मुझे मिल जाएगा -5, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू है -5, x की वैल्यू हम 1 चूज कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स वाई नॉट, 1 रखा तो ये बन जाएगा 2 - y - 5 = 0, तो ये बनेगा हमारे पास -y - 3 = 0 और y की वैल्यू फॉर्म हो जाएगी -3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमने 1 चूज किया, y हमें -3 फॉर्म हुआ। ये 2 वैल्यूज हमें फॉर्म हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा हम हमारे पास्ट में, पास्ट मीन क्लास 9th में। आपको याद होगा क्लास 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते थे, इसी तरह से इक्वेशंस हमें गिवन होती थी, मतलब पॉइंट्स हमें गिवन होते थे, उसको हमें क्या करना होता था, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता था। तो बस वही वर्क हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखते देखें इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ फॉर्म हो गई, अब हम इनके लिए ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, दैट्स y डैश, ये पॉइंट हो जाएगा ओ मीन ओरिजिन, या फिर इसको पर 0 भी बोलते हैं। x पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 2 3 4 5। क्या आगे तक भी हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स आप वैल्यूज को आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर इतना ग्राफ बना लिया।
नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे उन्हें हमें यहाँ पे प्लॉट करना होगा। तो कौन कौन से पॉइंट थे, चलिए हम पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट था, x की वैल्यू 0 थी तो y क्या था 5, x 1 था तो y कितना था 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 0 पे 5, यानी कि 0 5 हो जाएगा। x 0 कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे y 5, फिर x की वैल्यू कितना था 1 पे y 2, x1 कहाँ है, ये रहा, y2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे। अब जिस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये हम ग्राफ बना रहे हैं, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। बट अगर आप जैसे एग्जाम में करते हैं, आपके पास रहेगा ग्राफ पेपर, कंप्लीट स्केल आपके पास रहेगा, तो आपको पता है कि आप लाइन किस तरह से यहाँ पर आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि कौन से लाइन या कौन सा पैटर्न यहाँ पे सही रहेगा, लाइन कैसे ज्वाइन करनी है, लाइन कहाँ से इंटरसेक्ट होती है, ये सारी की सारी बातें आपको इजीली पता हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे, यहां से ये इस तरह से लाइन पास आउट होगी। ये कौन सी, इक्वेशन 1 के लिए लाइन है, ठीक है। इक्वेशन 1 वाली लाइन यहां से पास आउट हो गई। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 0 था तो y कितना था -5, हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y -5, ठीक है। और x की वैल्यू 1 थी तो y था -3, x की वैल्यू 1, y -3, ये आ गई हमारे पास लाइन, ठीक है। ये सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरह से ज्वाइंट करना है। अब जैसे हम यहाँ पे इसको आप ज्वाइंट करोगे, ज्वाइंट करेंगे तो हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन ऐसे ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। अच्छा चलो, थोड़ा सा ट्विस्ट तो मैं भी आपको देती हूँ ना, यहाँ पे ये लाइन मैं एक्सटेंड नहीं करी, आप एक्सटेंड करके मुझे इसका फटाफट से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से जल्दी मुझे आप इसका आंसर फॉर्म कीजिए, ओके। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपको फटाफट से मुझे इसका आंसर बताना है। देखो कुछ नहीं करना, लाइन को सीधा सीधा ज्वाइन करना है, मैं हिंट दे रही हूँ और आप मुझे इसका आंसर फटाफट से बताइए। जल्दी बच्चों, नहीं किया सॉल्व, चलो मैंने इतना टाइम दे दिया आपको, नाउ इट्स सफिशिएंट फॉर यू। हमें क्या करना है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। तो देखो जैसे आप इस लाइन को आगे सीधा एक्सटेंड करते हैं, ऑलमोस्ट इस तरह से लाइन जाएगी हमारे पास। इसको हम थोड़ा यहाँ से ना दोबारा ड्रॉ करते हैं लाइन। ये देखो कि x की वैल्यू 3 पे पॉइंट कौन सा था हमारे पास, -1 था, तो यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लग रहा था। इसको जैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तो देखो हमने एग्रीगेट वैल्यू फॉर्म की है, ठीक है, बट आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास तो एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, क्योंकि आप स्केल की हेल्प से इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए फॉर्म हो जाएगा और ये इक्वेशन 1। ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है। हमारी लाइन थोड़ी सी घूम गई क्योंकि बेचारी बोर हो गई थी एक ही एक जगह रुके हुए, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप इसको बना देंगे। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आएगा 2, -1 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू -1 रहेगी। इस तरह से आप इनके ग्राफ को एल्जेब्रिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब नेक्स्ट वापस से भी ग्राफिकल मेथड के लिए बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे करना रिमेनिंग है। क्या क्या रिमेनिंग है, ग्राफिकल मेथड देखो अभी जस्ट हमने ड्रॉ किया, आपने देखा कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है वही उसका सॉल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 2 -1, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाए? ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है। और क्या ये भी पॉसिबल है कि मुझे एक भी सॉल्यूशन ना मिले? हाँ बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। तो इनके लिए कंडीशंस क्या होती है और उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट कब होता है कोई भी पेयर? जब भी आप जो लाइन है इक्वेशन को विच हैज वन और मोर देन वन सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपको सवाल का जवाब मिल गया तो आप कंसिस्टेंट हो, और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन मिल गया, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था, तो वो था हमारा कंसिस्टेंट। और ये वाला जो हम लाइन के बारे में बात करें इनकंसिस्टेंट, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगे उसको कि ये हमारे पास यहाँ पे इनकंसिस्टेंट फॉर्म हो रहा है। ये सभी को क्लियर है? सही है और नो? कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए कि आपने इसको समझ, इतना पार्ट आपको समझ आया या नहीं आया। अब बच्चे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, मैम
अगर हमें क्वेश्चन मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ दैट आपको हमने एक सिस्टम दे दिया यानी कि लीनियर इक्वेशन दे दी, आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो क्या हम पूरी इक्वेशन को इस तरह से बार बार सॉल्व करेंगे? अब ये तो बात है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी नहीं, आपको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व नहीं करने की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताती हूँ और इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन या हो सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाए, एग्जाम में 100% श्योर फॉर्म होता है। ये है हमारे पास कंडीशन। लीनियर इक्वेशन का पैर हमें पता है ये क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होती है। अब फर्स्ट कंडीशन हमें दे दी कि अगर आपको इनको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 फॉर्म होता है, मतलब a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। अब हो सकता है y के कोफिशिएंट को भी ये ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ध्यान रखना अगर आपने a1 x के कोफिशिएंट को लिया है तो आपको a2 भी x के कोफिशिएंट को ही लेना है। ऐसा नहीं कि a1 तो x का कोफिशिएंट ले लिया और a2 आपने y का कोफिशिएंट ले लिया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं और वो आपस में इक्वल नहीं आता है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, टू इंटरसेक्टिंग लाइन मीट ए यूनिट पॉइंट, यानी कि 2 लाइन है इंटरसेक्टिंग करेंगे आपस में और एक यूनिट पॉइंट पे वो यहाँ पर हमारे इसको फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखना है, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक बहुत यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फॉर्म होके आ जाएगा। और वो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, अब सॉल्यूशन मिला। मैंने कहा था अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो आप कंसिस्टेंट हो और जवाब नहीं मिले तो आप इनकंसिस्टेंट हो। तो सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए हम क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि क्या हो अगर दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो थर्ड वाला भी चेक करो। अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब जो इसका आप ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, 2 पैरेलल लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, 2 पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। एंड द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। आफ्टर दैट देखिए कि अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गए तो a1 अपॉन a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, तीनों चीजें आपस में इक्वल आ गई तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो लाइन आप बना रहे हैं वो कैसी लाइन है, कोइंसाइड लाइन है, यानी कि एक ही लाइन दोनों इक्वेशन के लिए फॉर्म होगी, ठीक है। और सिस्टम के पास बहुत सारे सॉल्यूशन। ये बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है या एक लीनियर इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ये गलती से मत कहना कि या तो 1 मिलेगा, ये भी मत बोलना कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान रखना अगर सिर्फ एक ही लाइन आपने ड्रॉ की है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो आपने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया, सपोज इट ये हम यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है। अब इस इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि यहाँ से x और y की वैल्यू आप जो भी निकालेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब एक लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। बट अगर आपसे एक पेयर की बात की जाए कि एक पेयर में कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह से चेक करके बताना होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब यहाँ से इसके बेस पे हम चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो मेक श्योर कि आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है, सिस्टम कौन सा है, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, सेकेंड है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये सिस्टम आपका कैसा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अब ये कैसे हमें फाइंड करना है, तो चलो थोड़ा सा पिछला याद करो। मैंने क्या कहा था कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब अब सॉल्यूशन किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। पैरेलल दोनों लाइन है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ a1 a2 b1 b2 की वैल्यू क्या, और जल्दी से तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले देखो a1 क्या है यहाँ पर k, a2 क्या हो जाएगा 6, b1 c1 b2 c2, ठीक है।
A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, उधर B1 की वैल्यू कितना है 2, C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और उधर C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी है 7। अब हम क्या निकालते हैं A1/A2, यहाँ से देखो क्या निकलेगा K/-5, ठीक है। इसी तरह से सॉरी K/6 निकलेगा यहाँ पे, नॉट 5, दैट 6, K/6। इसी तरह से B1/B2 अगर अपन निकालते हैं यहाँ पे तो क्या निकलेगा, ये 2/5 यानी कि -5/2 निकलेगा, ठीक है, ये निकल गया। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी अभी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 फॉर्म होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा K/6 इज इक्वल टू -5/2, 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम, ट्रांसपोज करेंगे K की वैल्यू आ जाएगी -15। देखो सो सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन भी 10th बोर्ड में आपके इस तरह से फॉर्म होते हैं, बट ध्यान रखना है कि थोड़ा सा माइंड को अपना प्रेजेंट वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें वन शॉट में यानी कि हमारा ये एम है आपका कम से कम टाइम हम कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकें। अब यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द पेयर, बताना है ये पेयर आपके लिए कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है A1/A2 B1/B2 हम चेक करते हैं। A1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, A2 क्या है 3, B1 कितना है 2 और ये क्या हो जाएगा 6, 2/6 मतलब 1/3। C1/C2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/12। एक बात और ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में लिखी है लेकिन इसको ऐसे लिख दिया 3x + 6y - 12 इज इक्वल टू 0, देन आपको ध्यान रखना है कि या तो आप कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के अगेंस्ट रखो यानी कि RHS में रखो, या फिर पूरी इक्वेशन को दोनों में एक साथ ही रखना है। मतलब जो सेम पैटर्न है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि इधर कुछ और कर दिया और उधर कुछ और कर दिया, ये आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारे पास 1/3, क्लियर। अब ये तो हमें बहुत अच्छी चीज यहाँ से नजर आ रही है, दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब मुझे जवाब दीजिए, ये हमारे पास किस कंडीशन में फॉर्म होता है, जल्दी से आंसर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, रिकॉल करो, क्या कहा था मैंने, अगर तीनों आपस में इक्वल है इसका मतलब कि जो दोनों लाइन की आप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे ना वो एक ही लाइन फॉर्म होती है, सिंगल लाइन बनेगी। सिंगल लाइन बनेगी तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जवाब आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आप कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, दैट्स कंसिस्टेंट, क्लियर, बात खत्म, फिनिश, सॉल्यूशन कंप्लीट। बट अगर हमें ये नहीं पता तो फिर हम क्या करते, इनका इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करते। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहली स्टेप होती है पॉइंट निकालना। पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक बार x की वैल्यू चाहो तो 0 रख लो, एक बार आप क्या कर सकते हैं y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को वहाँ पे आपको प्लॉट करना है, लाइन को मिलाना है, जहाँ पर लाइन कट हो रही है वो आपके लिए उसका सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना सिस्टम दिया, सिस्टम बोले तो मतलब पेयर और सिंगल बोले तो एक इक्वेशन। रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन की, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो मुझे पैरेलल लाइन की कंडीशन आप फटाफट से बताइए कि क्या पैरेलल लाइन की कंडीशन है, रिकॉल करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और जल्दी से कमेंट में बताओ। यहाँ पे आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारे पास फॉर्म होती है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A1 क्या हो जाएगा B1, ये C1, तो क्या बनेगा यहाँ से 2/A2 कितना है A-1 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी गिवन है 3 अपॉन B2 की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पर कितना गिवन है, B2 इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज A+1 नॉट इक्वल टू C1 हमें यहाँ से कितना गिवन है, देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो 7 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3A+1, ठीक है।
अब मुझे फटाफट से बताओ कैसे सॉल्व करना है, आगे क्या प्रोसीजर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं यहाँ पे इनको यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं इसी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर रही हूँ। ट्वाइस ऑफ a + 1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a - 1। इन्हें अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 2a + 2 इज इक्वल टू 3a - 3। ठीक है, ट्रांसपोज कर दें, इसको उधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ से 5। इजी आया समझ में। a की वैल्यू क्या आपको यहाँ पे फॉर्म हुई है, 5 वैल्यू आपको a की यहाँ पे फॉर्म हुई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से बन गया। नेक्स्ट के बारे में हम बात करें कि और यहाँ पे मैम कुछ और भी हमें अप्लाई करना है क्या, तो आप पता अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, अगर आप इन दोनों में वैल्यू पुट करके देखेंगे, 5 पुट करके देखो, ये क्या बन जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। यहाँ पे बन जाएगा 5 3 15 + 1 16 यानी कि 7/16। तो मतलब देखो दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, और यही हमें चाहिए था कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल ना रहे, कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। क्लियर, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता ना तो हमें ये भी चेक करना होता कि क्या ये इस वाले पार्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा वक्त यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि एक स्टेप और आपको फिर यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती। चलिए, और जल्दी से मुझे ये बताइए समझ आ रहा है इतना पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर काइट। ओके, के की काइट नहीं लिखना है, के की आपको वैल्यू लिखनी है। क्या कहता है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, x + ky इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 2x - y इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कब मिलेगा, जो किसी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है कि आप किसी के इक्वल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, a1/a2 का मतलब क्या है, यहाँ पे वो रहा 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। b1 कितना है यहाँ पर, k/b2 कितना है देखो -1। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1 को ट्रांसपोज कर दूँ तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ k इज नॉट इक्वल टू -1/2। बस ये आंसर। अब बच्चे कहेंगे मैम ये तो आपने गलत कर दिया, गलत कैसे किया, आपने तो कहा था k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में है कि k की वैल्यू क्या है, -1/2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। सपोज दैट ऑप्शन में आपको k की वैल्यू गिवन है 1/2। अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें, k की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1/2 दे रखी है, ये रहा 1/2, k इज 3/4, k यहाँ पे बन जाएगा, और क्या वैल्यू ले हम 2। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो इसने कहा कि -1/2 के अलावा कुछ भी आप ले लो चलेगा। -1/2 के अलावा मैं 1/2 भी यूज कर सकती हूँ, 3/4 भी है, 2 भी है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, या फिर चलो मेथड, अच्छा चलो स्पेशल केस। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मतलब वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ट क्वेश्चन बनता है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब एक लाइन आपको दी जाती है, उससे आपकी कब लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कब लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, कब आपकी जो लाइन है उसकी इक्वेशन वो ऑरिजिन से पास आउट होती है। तो ये सारी सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमने लिख लिया इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन आपको इस तरह से देखो, x की वैल्यू, x का जो टर्म है वो 0 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मिलता है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल फॉर्म होती है। सॉरी, a की इज नॉट इक्वल टू 0 ना, रिवर्स, हमने थोड़ा रिवर्स लिख लिया, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना था, क्योंकि a 0 के इक्वल नहीं है, b 0 के इक्वल है, y वाला। तो इक्वेशन पता है कैसी बनेगी, ax + 0y इज इक्वल टू c। तो ये y वाला पार्ट है तो x की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल 100% यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन में, ऐसी कंडीशन में जो आप ग्राफ बनाते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। कैसे फॉर्म होता है, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये बना लिया हमने एक्सिस, x की वैल्यू कांस्टेंट है, या फिर अगर आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो भी आपको x की वैल्यू c मिलेगी, यानी कि तब भी x की वैल्यू 4 है।
y की वैल्यू आपने 1 रखा तो भी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी x की वैल्यू सेम है, माइनस रखोगे तब भी सेम। जब आप इस ग्राफ को मिलाओगे तो ये लाइन आपके पास y एक्सिस के पैरेलल फॉर्म होती है। आगे यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाली लाइन क्या कहती है। अगर आपकी लाइन इस तरह से है कि a 0 है, मतलब सिर्फ डायरेक्ट समझना, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y की वैल्यू फिक्स है, आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y ने अगर कह दिया कि मेरी वैल्यू 4 है तो वो 4 ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि आप x की वैल्यू कितनी भी चेंज कर सकते हो बट y की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो फिक्स होगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर दोनों मतलब a और b दोनों के कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है, बट c का कोफिशिएंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि c 0 के इक्वल है कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जस्ट लाइक दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो अब इस कंडीशन में आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो मुझे y 0 मिलेगा, y की जगह 0 लिखूंगी तो भी मुझे x 0 मिलेगा, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है तो ये इक्वेशन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से ये पास आउट होगी। नेक्स्ट देखिए कि ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि उनका सम। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। देखो अभी बहुत सारा लेक्चर बच रहा है, पेशेंटली आपको बैठना है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको मैं 1 शॉट में ही रिवीजन करा रही हूँ। देन आप अगर शांति से इसको देख लेंगे पूरा कंप्लीट चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन एज सब्सटीट्यूशन मेथड। अब मैम पहले ही एग्जाम्पल, तो मैंने पहले ही कहा था कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगी, आफ्टर दैट में हम आपको इसके बारे में बात करेंगे। सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, फिर पूरी इक्वेशन में y की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, y की फॉर्म में इक्वेशन बनी उसको सॉल्व कर लो। या फिर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, x में पुट करो, फिर वो पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में बन जाएगी, इक्वेशन 2 में पुट करो। यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो 2 वैल्यूज हमारे पास ही बन रही है। सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं? बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। x मुझे क्या मिल जाएगा? 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, किस में पुट करना है? इक्वेशन 2 में। 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, x की जगह है 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 4 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कट हो गया। आप देखो पूरी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये सॉल्व करने में तो हम चैंपियन हैं, याद करो पहले की क्लासेस में बहुत सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को मैं ट्रांसपोज कर दूँ और यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। फाइनली y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। सो x क्या होगा? यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाली हमने, 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई। अब देखते हैं क्या इसका आंसर फॉर्म होता है आगे। ये रहा, तो मिल जाएगा हमें यहाँ से x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, x मिल जाएगा माइनस 4 बाय 2, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2। ये लो, ये रहा आंसर। इसी को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन से वन वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है, उसको सेकंड इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, ठीक है। फिर जैसे आपने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो पूरी इक्वेशन आपकी वन वैल्यू के यानी कि वन वेरिएबल की फॉर्म में बन जाएगी। पूरी इक्वेशन जब वन वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो गई, बन गई, फिर आपको क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करके x और y दोनों की वैल्यू आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। ये देखो फटाफट से इसको नोट कर लो और इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के नेक्स्ट मेथड पे हम यहाँ पर जाते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं थोड़ा सा मैंने कहा था ना, पहले क्वेश्चन करेंगे बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। तो अब पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया। ये दो इक्वेशन होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? चूज करो कोई भी टर्म को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो पूरी इक्वेशन को x को जो आप y के टर्म में लिखो या फिर y को x के टर्म में लिखो। अभी थोड़ी देर पहले किया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, पास्ट में जस्ट अभी हमने इसको सॉल्व किया है।
सेकंड पॉइंट पे बात करें कि सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इस वैल्यू को आपको पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही फॉर्म हुई फिर आप स्टेप 1 यानी कि ये वाली स्टेप है ना, तो ये स्टेप 1 है जिसके पहले वाली स्टेप। फिर इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट क्या बनता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो स्टेप 2 में बनी थी, याद करो अपने y की फॉर्म में बनी थी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो y की वैल्यू निकली थी, y की एक वैल्यू आई थी हमारे पास 5, उसको हमने -5, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, इक्वेशन में पुट कर दिया था। अच्छा मैं एक बार थोड़ा सा हम ना प्रीवियस चलते हैं, मैं आपको इसको रिलेट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर आई थी। अच्छा एक y की वैल्यू 5 हमारे पास फॉर्म हुई थी, तो ये देखो ये वाली वो एक स्टेप और ये आगे हमने इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। तो इनको रिलेट करो, रिलेट करोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्योरी हमने सारी कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ ली है, फटाफट से इसको दोबारा देख लेना। वापस अब हम क्या करते हैं, मेथड पढ़ते हैं। एलिमिनेशन राउंड खेलना है अब हमें। देखो टीवी सीरियल्स सभी ने देखे हैं, कुछ ना कुछ शोज भी हमने देखे हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि गेम में जो मेंबर है उनमें किसी एक को आपको हटाना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। यहाँ पे किसे हटाएंगे, यहाँ पे भी हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ओके डिफिकल्ट एग्जाम्पल, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैंने दिया है। पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, दैट्स योर फर्स्ट टास्क। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम्स अप। तो आपका टाइम कंप्लीट हुआ। मैंने आपसे कहा था कि आप किसकी इक्वेशन फॉर्म कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आता है। तो चलिए जिन बच्चों ने इक्वेशन फॉर्म की है जल्दी से मुझे बताइए। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। मुकेश हैज सम गॉड्स एंड हैंस इन हिज शेड। मुकेश के पास क्या है, कुछ हैन है और कुछ गॉड्स हैं उसके शेड में, और उसने जब काउंट किया, मुकेश फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 112 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 40। कि लेग्स कितने हैं 112, हेड्स कितने हैं 40 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स इज हेड इन हिज शेड, नॉट हेड। शेड में आपको क्या करनी है, टोटल नंबर ऑफ हैंड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ हैंड इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ हैन हो गया, हैन के बाद क्या है गॉड्स, इज इक्वल टू y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आप मुझे बताइए कि हेड कितने होंगे हैन में, या फिर हैन के लेग्स कितने होंगे। क्योंकि पहले हमें लेग की टोटल काउंटिंग दी गई है, तो आपको सभी को पता है हैन है तो 2 लेग होंगे, तो 2x, गॉड के 4 लेग होते हैं तो 4y इज इक्वल टू 112, इक्वेशन 1 एंड। नेक्स्ट आता है कि हेड का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि मैम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बाय एनिमेशन मेथड। अगर आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते थे, फिर पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में हो जाती है और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम एलिमिनेट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है, या तो x वाला या y वाला, उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम रहें। यहाँ पर देखो 2x है, मैं चाहती हूँ कि इस इक्वेशन में भी 2x आए। मैम अपने मन से तो नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स अपने मन से नहीं आ सकता, बट मैं 2 से मल्टीप्लाई करके तो लेकर आ सकती हूँ ना। तो पूरी इक्वेशन का मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x हो जाएगा। बट अगर हम चाहें कि मैम आप लोग मुझे y का कोफिशिएंट सेम करके बताओ, 4y है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो अबोव इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों 6 के इक्वल बन जाएंगे। वो होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। मैं माइनस क्यों किया, देखो सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना, अपोजिट साइन हो तो ऐड करना, ठीक है। ध्यान से सुनना, अपोजिट साइन यहाँ पे गिवन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 112, ये फॉर्म हो जाएगी। देखो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होता है, ये कट हो जाएगा, सॉरी उल्टा हमने यहाँ पे रिवर्स कट कर दिया, वो कट नहीं होगा। कौन सी वाली वैल्यू कट हो जाएगी, ये देखो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा -2x, ये बनेगा हमारे पास -48, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24, यानी कि
24 उसके सेट्स में क्या है, हैंड्स है, और हमें पूछा भी क्या था, हैंड पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होती, मतलब हैंड के अलावा हमें किसी और की भी शेड की बाद में बात करते हैं, यानी कि अगर हम गोट की फाइंड आउट करनी होती है हमें वैल्यू, y निकालना है तो x की आप वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 16 फॉर्म हो जाएगी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो अच्छा मेथड है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगती, बट एक बार समझ में आ जाए देन फिर वो इजी है, समझ में नहीं आता तब तक थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है। अब पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर इस तरह से, अच्छा सबसे पहले एलिमिनेशन का हम ना वो प्रोसीजर तो पढ़ना ही भूल गए थे, तो चलो एलिमिनेशन मेथड का प्रोसीजर भी दोबारा देख लेते हैं, जो कि वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन है तो उसको दोनों को सेम कोफिशिएंट बनाने हैं, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद अगर सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, अपोजिट होंगे तो सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट होंगे तो ऐड करना है। ऐड करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को सेकंड अनदर इक्वेशन में आपको पुट करना है, पुट करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलिए अब आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसकी बात हो रही थी, एलिमिनेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की हम बात कर रहे थे। तो देखो ये इक्वेशन है, यानी कि a1x + v1y + c1 = 0, और ये यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इस मेथड को लिखने का तरीका क्या होता है, x लिखेंगे, x के नीचे इस तरह से b1 b2 c1 c2, y लिखेंगे, y के नीचे ये, फिर z लिखेंगे, z तो है ही नहीं, z की जगह 1 लिखेंगे, ऐसे फॉर्म होगा। मैम ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होता है जब भी इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने x लिखा, फिर डिनोमिनेटर में x न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1 और a2 होता है, तो इनको हाइड कर दो। इनको हाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग क्या रहा, b1 c1 b2 c2, तो b1 b2 को एक साथ एक दूसरे के नीचे लिख दो, c1 c2 को लिख दो। फिर c1 है तो वापस से क्या करना है, आपको c1 को ही यहाँ आगे लिखना है। c1 a1, y वाला कोफिशिएंट कौन सा होता है, b1, तो b1 b2 को नहीं लिखना, c1 वाले के बाद a1 a2 लिखा, फिर वह c1 है यानी कि कांस्टेंट टर्म है तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इनको, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई तो होगा इस तरह से, जैसे एरो का साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो b1 को c2 से, b2 को c1 से, और फिर इनको कर देते हैं बीच में से माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसी इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी। x पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पार्ट फिर से कि सिक्वेंसिंग आपको अरेंज करके रखनी है। b1 b2 c1 c2 लिया, ठीक है, b c a b, ठीक है, तो BC के बाद वापस से C1 C2 और A1 A2 आ जाएगा, फिर इनके बाद इन दोनों का पेयर बन जाएगा, और जैसे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पे B1 C2 माइनस C1 B2 ये बन गया, y के साथ C1 A2 माइनस A1 C2 बन गया, इसके साथ क्या बन गया, A1 B2 माइनस B2 A1। अब दिक्कत एक और यहाँ पे आती है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत सारी जगह आपको ये क्या मिलेगा, -y मिलेगा, ठीक है, बट अगर -y मिलेगा ना, तो पता है वो क्यों मिलता है -y, कि यहाँ पर तो अपन ने सिक्वेंसिंग सेम रखी, C1 इधर लिखा और A1 A2 इधर लिखा, अगर ऊपर -y है तो यहाँ पे A1 A2 और C1 C2 मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, -y अपॉन ये बना A1 C2 माइनस A2 C1। क्लियर, इस वजह से माइनस का साइन लगाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी नेगेटिव साइन अगर आपको दिखता है तो अगर आप ये पैटर्न अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना, लेकिन ये y वाली टर्म के लिए केवल, बाकी टर्म के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर चेंजमेंट आते हैं तो फिर आपको नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद के स्टेप क्या करते हैं, देखो इस दोनों तीनों स्टेप आपस में क्या है, इक्वल है। अभी हमें नजर आ रहा है कि स्टेप्स आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को इक्वल करके x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करके y की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज निकालते हैं तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू फॉर्म होती है। ये फॉर्म हमें वैसे भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ तरीका सीखना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, तरीका सीखा, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको वैल्यू निकालनी है। मैं पहले इक्वेशन को थोड़ा सा लिख लेती हूँ यहाँ पे दोबारा, 4x + 6y, इसको भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, -5 = 0,
2x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे पूरा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देखो, सबसे पहले अपन ने न्यूमरेटर में लिखा x, डिनोमिनेटर x को हाइड कर लो, क्या बचा 6 9 माइनस 5 माइनस 3। y वाली टर्म y को हाइड कर लो, क्या बचा 4 2 माइनस 5 माइनस 3। बट ध्यान रखना, अब मैंने फिर वही गलत लिखा। अगर मैंने कहा कि अगर इस तरह से लिखेंगे कि पहले a1 और इधर लिखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। बट अगर हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि दोनों बातें आपको कैसे अप्लाई करनी है। y वाला लिखा तो मैंने क्या कहता, सेम पार्ट यहाँ पे रिपीट होगा, तो -5 -3, फिर बचा 4 2। फिर C1 के लिए 1 आएगा। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं कि x y आ गया, यहाँ पे z आएगा क्या, z नहीं है, 1 लिखना है। ये वाला पार्ट तो क्या बचा 4 2 6 9। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x अपॉन 6 3 -18। अब माइनस माइनस है तो प्लस 45 हो जाएगा। y अपॉन -10, माइनस माइनस क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगता है, याद करो, तो एक माइनस साइन वाला और एक नेगेटिव ये वाला, तो -12 यहाँ पे बन जाएगा, तो +12 बन गया। 1 अपॉन 36 -12। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार मैं इन दोनों को इक्वल करूंगी, इसको इसके, फिर इन दोनों को, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे x अपॉन, देखो 18 और 45 है, यहाँ पे क्या मिलेगा 27, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 24। ट्रांसपोज करेंगे, x कितना मिला 27 डिवाइड बाय 24। ये किससे कट हो जाएगा, 3 से कट हुआ 8 टाइम, 3 से कट हुआ 9 टाइम, x की वैल्यू आ जाएगी 9/8। तो देखो यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट सेम नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, बस ये पैटर्न ध्यान रखना है। माइनस लगाओगे तो ध्यान रखना, पहले ए बी को अगर आगे, ए वाले को अगर आप सब में आगे रखना चाहते हो तो आप माइनस लगा सकते हो यहाँ पे। बट आप चाहते हो कि नहीं, जिसने यहाँ से छोड़ा उसी से स्टार्टिंग करनी, तो फिर आपको माइनस साइन नहीं लगाना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या था, y अपॉन, ये कितना बन जाएगा 2, और ये बना था 1 अपॉन, ये कितना था 24, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से कटा है 12 टाइम, तो 1/12 y की वैल्यू फॉर्म हो गई। ये लो, आप चाहें कि आपको ये वैल्यू चेक करनी है तो आप क्या करें, x y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कीजिए, किसी में भी पुट कर लो, और पुट करके आप यहाँ पे चेक करोगे ना, सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर आपका सही ही मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों बताओ फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आया कि नहीं आया, या इसमें कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे और क्या बात आती है, तो याद करो ये फॉर्मूला। मैम फिर से ये फॉर्मूला क्यों? भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहस्य है। रहस्य क्या है? ऐसा कुछ रहस्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन की याद करो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि कब इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर इनका रेशियो इक्वल होता है तो ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, वो सब मैंने आपको बताया था। सेम चीज़ अपन ना यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेशियो भी इक्वल नहीं है। देखो यहाँ से a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1 आ जाएगा। तो फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 फॉर्म होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या मिला था, यूनिक सॉल्यूशन मिला था, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें यहाँ पे फॉर्म होती है। याद आया कुछ? ठीक है, बट अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, 0 है तो मतलब ये होगा रेशियो, यहाँ से है तो इसका मतलब क्या करेंगे कि रेशियो निकालेंगे, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन कि अगर तीनों आपस में इक्वल हो, तो मैंने क्या कहा था, तीनों इक्वल है तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कोइंसाइड लाइंस मिलती हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन दोनों तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाले ने कहा भाई मेरे को तुम्हारी बात नहीं माननी, मेरे को नहीं चलना है आपके साथ, तो फिर क्या फॉर्म होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन। ये इस तरह से पैरेलल लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी। तो उस थिंग को आप इससे भी रिलेट कर सकते हो और इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इसको सॉल्व करना है। मेथड नहीं लिखा है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। देखो क्या करें, दिमाग लगाएं। चलो क्या 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 दिमाग लगा रहे हो आप, मुझे फटाफट आप कमेंट में बताओ। मेरा तो दिमाग ये लग रहा है, ये हो गई इक्वेशन 1,
ये हो गई इक्वेशन 2। सॉल्यूशन, मैं जा रही हूँ इक्वेशन 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करके, कौन सी इक्वेशन थी ये तो हमने लिखा ही नहीं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 1/a से और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। मैम इससे क्या होगा, ध्यान से देखो 1/a से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। आप पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो इस पूरे को नॉर्मल सॉल्व करें, यानी कि क्या हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू a भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों इतनी मेहनत करनी है जब इजी वे में आंसर फॉर्म हो रहा है, तो बस वही हमने यहाँ किया। इसको जैसे 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/a स्क्वायर प्लस y/ab इज इक्वल टू a प्लस b/a, इसमें से इक्वेशन ये सब्ट्रैक्ट करनी है, तो x/a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट क्यों किया, सेम साइन था, प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माइनस 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 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा देखो, y/ab माइनस y/b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b/a माइनस 2। इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ से y/b कॉमन ले लूँ, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। y/b जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा a/a क्या होता है 1 प्लस b/a माइनस 2, तो ये y/b तो एज इट इज बना हुआ है, यहाँ पे बन जाएगा b माइनस a/ab विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन जाएगा b/a माइनस 1 बनेगा, देखो b/a माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो b माइनस a/a बन गया। ठीक है, b माइनस ए से b माइनस ए कट हो जाएगा, एक ए से एक ए कट हो जाएगा, तो फाइनल क्या बना y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b स्क्वायर। ये लो हाफ पार्ट इसका कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 y की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा x/a प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसको अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो क्या बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन b बनाना, क्योंकि y की वैल्यू थी b स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा b बन जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं तो ये देखो क्या बन जाएगा, दोबारा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x/a प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू कितना था हमारे पास a प्लस बी सॉरी, ठीक है, क्या वैल्यू थी a प्लस बी, ये कट हो जाएगा तो x/a प्लस ये बन जाएगा b a प्लस बी। अब देखो b से b कट हो जाएगा तो x/a इज इक्वल टू a, तो यहाँ से विच इज इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइएगा, इसको नहीं भूलना है, x मिल जाएगा a स्क्वायर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर कोमा b स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू, ये हमें पता है, इस तरह से हम लिखते हैं ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म हो गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट ध्यान रखना ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है तो आपके पास भी कुछ भी फॉर्म हो सकता है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके लिए फिर मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी और आपको क्या करना है, इक्वेशन आपको यहाँ पे फॉर्म करके मुझे बतानी है। जल्दी से मुझे बताइए और फटाफट से इक्वेशन कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन पहले इक्वेशन को फॉर्म करता है। ऑफ कोर्स आप ही करेंगे, मुझे तो क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होगा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है, A father's present age is 7 years less than 30 time of what his son's age was 20 years ago। OMG, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन, बट हमें यहाँ पे थोड़ा हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। Also the father's present age is 31 years more than his son's present age. Find the sum of their present age in year। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, let the present age of father is equal to age x and present age of his son is equal to y। Then our favorite line according to the question, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, अब देखो पूरी लाइन को हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली रीड करना है, इसे पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। क्या कहा, ए फादर प्रेजेंट एज इज 7 years लेस देन, तो पापा की जो एज है वो क्या है, 7 साल कम है, किससे, यानी कि फादर की एज क्या है, एक्स क्या है,
7 ईयर लेस देन 30 टाइम, लेस देन है 30 टाइम, 30 टाइम किसका 30 टाइम? ऑफ हिज सन्स एज वाज 20 ईयर एगो। अगर सन की एज अभी y है 20 ईयर पहले, ये हो जाएगी y माइनस 20, ठीक है। अब इससे भी कितनी लेस है? 7 लेस है, -7 बन गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। प्रेजेंट एज 7 ईयर लेस देन, 7 ईयर कम है 30 टाइम, 30 टाइम ऑफ हिज सन्स एज, सन की एज से, कितनी? 20 साल पहले की एज से, ठीक है। तो इसको अपन पहले इक्वेशन बना लेते हैं। x इज इक्वल टू ये बनेगा 30y माइनस 600, ठीक है, -7। तो ट्रांसपोज कर लेंगे x माइनस या x इज इक्वल टू 30y माइनस 607, इक्वेशन नंबर 1, ये फॉर्म हो गया। एंड सेकेंड सिचुएशन आपके पास यहाँ पे क्या बनी, उन्होंने कहा ऑल्सो द फादर्स प्रेजेंट एज, पापा की अभी की एज क्या है? अब ऑफ कोर्स यार ये तो नॉर्मल है कि फादर की एज हमारे पास ज़्यादा ही रहेगी एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। तो फादर की एज क्या है? ऑलरेडी ज़्यादा है। तो फादर की एज हमने क्या मानी थी? एक्स की वैल्यू क्या है? 31 ईयर ग्रेटर है ऑलरेडी हिज सन की एज से, तो y प्लस 31 लिख दे, क्लियर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें और कुछ नहीं दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है। चाहे तो आप दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो वहाँ भी x है यहाँ भी x है, कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पुट इक्वेशन 2 in 1। 2 को अगर आप 1 में यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? y प्लस 31 इज इक्वल टू 30y माइनस 607। ट्रांसपोज कर लेंगे, उसको इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो ये बना 31 प्लस 607 इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा? 29 y, तो ये अपने पास बना 29y इज इक्वल टू 648, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू किसकी होती है, तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास जाएगी 22, ओके, ठीक है। तो y हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों? y की वैल्यू हमें यहाँ से फॉर्म हो जाएगी 22, ये y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं इसको डिवाइडेशन को कि 22 ही इसकी वैल्यू फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। अब इसके बाद आप मुझे फटाफट से बताइए अब x की वैल्यू क्या रहेगी। आई डोंट थिंक ये बताने में कोई दिक्कत होगी। x की वैल्यू क्या है, ये लो, इसको तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी नहीं ले जाना पड़ा। सो x क्या मिल जाएगा यहाँ से? 22 सन की एज है, फादर की एज कितनी हो जाएगी? 22 प्लस 31, तो ये बन जाएगा 53 ईयर्स। हमें क्या करना है? दोनों का सम फाइंड आउट करना है। सम हम कहाँ लिखें? तो ये बन जाएगा सम इज इक्वल टू 22 प्लस 53, यानी कि बन जाएगा हमारे पास, या विच इज इम्प्लाइज दैट 78 ईयर्स। ये दोनों की एज का हमारे पास सम आ गया। क्लियर, समझ आया बच्चों? सभी को अच्छे से समझ आएगा क्योंकि बहुत इजीली मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। देन फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जल्दी से लिखिए भाई सभी बच्चे। ओके, आई होप कॉपी कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एज योर कन्वीनियंट, बट मेक श्योर स्क्रीनशॉट की जगह आप पहले इसको लिखना प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि ना स्क्रीनशॉट ना वो मोबाइलों में ही रह जाते हैं, फिर वो कभी भी नोट्स में लिखने में नहीं आते। ये आपको पता है, हमें पता है। फिर कहा गया द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ दित्वी एंड ध्रुवी इज 3:4। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड तो दित्वी लिख लेते हैं और एक साइड ध्रुवी लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के मंथली इनकम है। सो ये सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रही हूँ, लेट द मंथली इनकम ऑफ दित्वी एंड ध्रुवी आर। अगर ये 3:4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x, 4x। ठीक है, फिर इसके बाद एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ये 5 है तो अब इसको वापस 5x नहीं मानना, 5y और 7y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें दित्वी ध्रुवी लिखने का तो यहाँ पे खैर यूज ही नहीं आया, कोई ना, उनका नाम अच्छा था, हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो ऑफ देयर मंथली सेविंग।
अब सेविंग क्या होगी, जितनी आपकी इनकम है उसमें से जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे आप करते हो जितना बचा हुआ आपकी सेविंग। तो अगर हम पहले दित्वी के बारे में बात करें, दित्वी की सेविंग देखो कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम थी 3x, तो यहाँ बन जाएगा 3x माइनस 5y। ध्रुवी के लिए क्या बन जाएगा, इसकी इनकम थी 4x, तो 4x माइनस 7y। इनका रेशियो हमें कितना मिल गया फाइनली सेविंग का, 3:2, 3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 4 3 12x माइनस 21y। तो इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन किधर ट्रांसपोज करें, इधर ही ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x, क्योंकि 12 माइनस 6 6 होगा ना, इधर आएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब इसको देख के कुछ याद आया, मैंने क्या कहा था, अगर कांस्टेंट 0 है तो वो इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे, वो कहाँ से पास आउट होगा, ओरिजिन से पास आउट होगा। ठीक है, ऐसे चीज़ों को रिलेट करना सीखो, रिलेट करोगे तभी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक, ये तो आ गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कहती है दैट दित्वी सेव 500 रुपीज मोर। दित्वी ने क्या किया, 500 रुपये ज़्यादा सेव किए। तो दित्वी के पास सेविंग क्या है, इसकी सेविंग ज़्यादा है किससे, ध्रुवी से। ठीक है, कितने, 500 रुपीज़। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे ऐड 500 रुपीज़ ध्रुवी की सेविंग में करने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। दित्वी की सेविंग ज़्यादा है, ध्रुवी की सेविंग कम से, मुझे दोनों को इक्वल करना है तो कहाँ पे ऐड करूँगी मैं, ध्रुवी में। ठीक है, सेकंड सिचुएशन। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है सेविंग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको बस इतना समझ में आ गया ना कि दित्वी की सेविंग है और उधर ध्रुवी की सेविंग है, तो ध्रुवी में आपको ऐड करना है। दित्वी के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। देखो फर्स्ट थिंग दित्वी की थी तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 7y प्लस 500। ठीक है, तो इसको अपन ट्रांसपोज कर लेंगे, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x, और ये मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो -5 है ना, तो -2y प्लस 500 विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप ये सभी को समझ में आ गई होगी, तो फटाफट आप यहाँ तक लिख लो और मुझे आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके भी बताइए कि आपका आंसर क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना हमने किसमें, ध्रुवी की सेविंग में हमने ऐड किया है। क्यों, क्योंकि दित्वी ने तो 500 रुपये ऑलरेडी ध्रुवी से ज़्यादा सेव कर लिए। ठीक है, अब दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे किसको 500 रुपये देने पड़ेंगे, मुझे ध्रुवी को 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपीज़ मुझे उसे पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट हमने दित्वी के लिए लिया था, सेकेंड वाला ध्रुवी का। तो इसका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 7y प्लस 500। फटाफट से इक्वेशन लिख के सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर इसका रहेगा। किया बच्चों सॉल्व, ये नोट कर लिया। चलो अब मैं बता देती हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन हम नोट करके नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं। 6x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 थी। सेकंड क्या थी, x माइनस 2y प्लस 500 था, ओके, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो क्या करना, देखो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अपन ऐसे कर सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, हम ये भी कर सकते हैं। तो ये हमने किया 6x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इसको भी फिर मुझे ना उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं ना, तो उधर अपन ट्रांसपोज करेंगे -500 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 12y, और माइनस था 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3000 फॉर्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कट हुआ तो y मुझे मिल जाएगा 3000। सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना मिलेगा, x है मेरे पास देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइड बाय 6 से कट हो जाएगा 500 टाइम, तो x मुझे मिल जाएगा 5500। बट ये तो क्या है, उनके खर्चे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमसे यहाँ से ये कहा गया है कि आपको उनकी मंथली इनकम निकालनी है। किसकी निकालनी है, मुझे ध्रुवी की निकालनी है। ध्रुवी का कहाँ है, सेकंड नंबर है, तो मंथली इनकम उसकी कितनी थी 4x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो मंथली इनकम ऑफ ध्रुवी
थोड़ा ज़्यादा लिख दिया अपन ने शायद, है ना, नहीं ध्रुवी, तो कितनी हो जाएगी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5500 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22,000 रुपीज़ ध्रुवी की सैलरी है। ध्रुवी की पता है तो दित्वी की भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे टास्क भी दूंगी, ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, लास्ट ईयर आया हुआ था एग्जाम में, मतलब ये PYQ में से है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना था x = 3 एंड y = 4, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसका अगर मैं पहले ग्राफ बनाती हूँ, ये इक्वेशन अपन ने बना ली, ये हमने ग्राफ बना लिया। क्या कह रहा है, x = 3, मतलब आप कुछ भी कर लो x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू लिखी 1 2 3, x = 3, y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन मिलेगी मुझे, ये हो जाएगी x = 3। ठीक है, y = -4, y = -4, यहाँ पे मिलेगा -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू तो -4 फिक्स है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू है -4, तो ये इसका सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये है ग्राफिकल मेथड, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों ये PYQ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ग्राफिकल मेथड ही अगेन आपको अप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, x की = 0, x = 0 किसका वैल्यू होती है, मैंने क्या कहा, x की वैल्यू 0 फिक्स है, तो y एक्सिस की इक्वेशन है, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई x = 0, y = -7, यानी कि y की वैल्यू -7 फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे y की वैल्यू -4 फिक्स थी, तो ये x एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ पे y की वैल्यू -7 है अगर, तो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, ये बन गई y = -7। क्या ये कंसिस्टेंट है, देखो ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपको क्या बताना है, बस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करे हो गया हमारा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, याद रखना। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई कि ये इसका पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा 0, -7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7। अब ये सॉल्यूशन मिल गया, तो मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो आप कंसिस्टेंट हो, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट फॉर्म हो जाएगी, दिस वाज कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो कितना इजीली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ ऑन द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसमें सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। क्यों दिमाग लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए चूज़ किया है। ये ऐसा क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम में आया हुआ था, बट ट्विस्ट यहाँ पर ये है दैट इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना पड़ेगा आपके लिए, इसको ना डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझा मैं देती हूँ कि एक शॉपकीपर है, सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज एज वेल एज द प्राइस ऑफ ईच टॉयज इन द 2 डिजिट नंबर, कि ये 2 डिजिट नंबर था। तो अगर अपन माने कि नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू ए बी मान लिया, सपोज दैट बाय मिस्टेक उसने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, ए बी की जगह क्या लिख दिया, बी ए कर दिया। द डिजिट ऑफ द बोथ द नंबर टॉयज ही सोल्ड एंड द प्राइस ऑफ ईच टॉय, एज द रिजल्ट ही फाउंड, उसने फिर फाउंड किया कि उसके स्टॉक में तो ना लास्ट में दिन का खत्म हो गया तब भी 81 आइटम ज़्यादा बता रहा है, जबकि इतने होने नहीं चाहिए थे। तो उसने क्या किया, डिजिट को रिवर्स कर दिया था। नंबर ऑफ टॉय बताना है, तो अगर नंबर ऑफ टॉय ए बी है और टोटल उसके स्टॉक में यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मान लो एस था। ठीक है, तो अब रिमेनिंग कितने हुए, इज इक्वल टू एस माइनस ए बी, बट बाय मिस्टेक रिमेनिंग ट्वाइस, रिमेनिंग टॉय के बारे में बात करें, बाय मिस्टेक क्या हो जाएगा, देखो s माइनस बी ए उसने लिख दिए, क्यों, क्योंकि उसने डिजिट को फ्लिप कर दिया। अब ये तो था रिमेनिंग, ये था ओरिजिनल, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 81 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने s माइनस ए बी, ठीक है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ज़्यादा वैल्यू वो नज़र आ रही है, क्योंकि 81 ज़्यादा है ना, तो s माइनस बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू फॉर्म हो जाएगा 81। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, s से तो s कट हो जाएगा, ठीक है, b हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास कट हो गया,
S से S, अच्छा क्वेश्चन मुझे थोड़ी सॉल्व करना था, क्वेश्चन तो आपके लिए था, तो इतना मैंने हिंट दे दिया, आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने इतना आपको स्टार्टिंग का पार्ट बताया है, बेसिकली आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से क्वेश्चन ढूंढा है, तो ऑफकोर्स सॉल्व तो आप ही को करना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे की स्टेप आपको अप्लाई करनी है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी के लिए? आई होप सभी के लिए बहुत ईजिली क्लियर होगा, तो क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सारा मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया विद डीप की पॉइंट्स। ओके, अब इसी फास्ट ट्रिक सीरीज की बाकी वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।